हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम आगे पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु, जो हमारा चैप्टर है। आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं आयनों के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम हमने धातु के जो है रासायनिक गुणधर्मों को पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे कि आयन जो हैं वो कैसे बनते हैं और किस प्रकार जो आयन है उनका निर्माण किस प्रकार होता है और उनमें क्या क्या होता है। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया। यानी जो धातु है वो अधातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, ये देखते हैं। अब देखिए, जैसे धातु हो गया, कोई भी धातु हम ले सकते हैं और कोई भी अधातु ले सकते हैं, उसमें परस्पर अभिक्रिया कैसे होती है वो देखते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, धातुओं की एक प्रकृति है कि धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है अपने कक्ष से वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उन पर एक धनावेशित, मतलब कि एक उनके ऊपर एक आवेश आ जाता है, पॉजिटिव साइन आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। और जो तत्व या जो कोई भी परमाणु, किसी तत्व का परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक आवेश आ जाता है और उन्हें बोला जाता है ऋणायन। तो हमें पता है कि जब जो धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और जो अधातु हैं वो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। तो ये चीज है। उसके बाद हम देखते हैं, और इन्हीं के बाद जो ऋणायन और धनायन बने हैं इन्हीं को बोला जाता है आयन। यही क्या होते हैं? हमारे आयन होते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे हम बात करते हैं सोडियम की और क्लोरीन की। ठीक है, सोडियम NaCl का जो निर्माण है वो किस प्रकार से किया जाता है वो देखते हैं। तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11 और इसकी होती है 17। ठीक है, तो इनके आपको पता ही होगा कि इनके कक्ष होते हैं जिसमें इनको भरा जाता है KLm। एन आगे चलते जाते हैं, इनके लिए हम देखते हैं जहां तक इनको भरा जाता है। सोडियम के 11 होते हैं, तो पहले वाले में भरे जाएंगे 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। ये कहलाता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या 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 कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कभी भी अगर पेपर में आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, तो उसका मतलब है कि आपको उनके कुल जो उनके इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? जितनी उसकी परमाणु संख्या है उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कक्ष में बांटना, अलग अलग कक्षों में बांट देना कि किसमें कितने भरे जाएंगे, वो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 1। 2 और 8 10 और 1 11 पूरे हो गए। जो क्लोरीन है उसमें पहले वाले में भरे जाएंगे 2, फिर 8, फिर 7। 2 और 8 10 और 7 17। तो ये क्लोरीन के लिए हुआ कि 2, 8 और 7। और ये अगर हम देखें और सोडियम के लिए हुआ 2, 8 और 1। तो होगा क्या कि सोडियम जो है वो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा पड़ा है। क्यों? क्योंकि अब इस कक्ष में उसको पूरे कितने करने होते हैं? 8। अब ये तो है नहीं कि ये 7 को गेन कर लेगा, किसी से ले लेगा और 8 बना लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए क्षमता होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, और इतनी एनर्जी किसी भी तत्व की नहीं होती। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन तो कर नहीं सकता,
तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, त्याग देता है, और जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाता है, धनावेशित एक आवेश आ जाता है, धनात्मक, ये जो बन जाता है, धनायन बन जाता है। अब आप कहोगे कि सर मैंने आपको बताया भी था कि धनावेशित क्यों हुआ, इसके ऊपर प्लस का साइन क्यों आया। मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी परमाणु है, परमाणु के बीच में नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन उतने ही होते हैं जितना उसका परमाणु संख्या है और जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। मतलब जाहिर सी बात है कि परमाणु संख्या जो है वही इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है और वही प्रोटॉन, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और उतने ही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉनों को होता है माइनस का आवेश और प्रोटॉनों के ऊपर होता है प्लस का आवेश, तो वो बराबर होते हैं। मान लिया 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 3 ही प्रोटॉन पड़े हैं, तो माइनस का 3 और प्लस का 3 कैंसिल आउट हो गए। इसी प्रकार से यदि क्या हुआ कि सोडियम का जो परमाणु संख्या है 11 है, इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं जिसकी वजह से माइनस का 11 आवेश है, और 11 प्रोटॉन पड़े उनकी वजह से प्लस का 11 आवेश था। तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या था, कोई आवेश नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने क्या किया, ये एक अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, त्याग देगा, तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10। तो आवेश कितना होगा, आवेश भी इसका +1 हो जाएगा। तो इस वजह से इसके ऊपर प्लस का 1 आवेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो त्याग दिए जाते हैं लेकिन न्यूट्रॉन तो वही पड़े रहते हैं, सॉरी प्रोटॉन तो वही पड़े रहते हैं, और उन प्रोटॉनों के कारण ही उसके ऊपर आवेश होता है। तो हम देखते हैं कि सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, लूज कर देगा, खुद पर आवेश आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, खुद पर आवेश आ गया। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन देखिए ये 7 से 8 बना सकता है। अब ये तो है नहीं कि 7 के 7 को लूज करके 8 पे चला जाए, पीछे वाले कक्ष पे आ जाइए, इसका खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकालना ना किसी सामने वाले के लिए आसान है ना इसके लिए आसान है। तो होगा क्या, होगा ये कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से लेने की कोशिश करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और अपना कक्ष जो है उसको पूरा करता है, अष्टक को, यानी 8 इलेक्ट्रॉन जो है अपने कक्ष में पूरा करने की कोशिश करता है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन के ऊपर आवेश आ जाएगा -1 लिखो या माइनस सिर्फ, ठीक है। क्यों आया, अब वही चीज हुई कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितनी है, 17। तो पहले इसके पास 17 तो क्या थे, प्रोटॉन थे, 17 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। ओवरऑल इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, लेकिन जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया तो 17 इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पर एक और जुड़ गया आपका। अगर एक और जुड़ गया तो इसका मतलब क्या होगा फिर, यानी कि अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके 18, और ये आ जाएगा -1। तो इसीलिए इसके ऊपर -1 का आवेश होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सोडियम को अगर हम दिखाना चाहें, मैं सोडियम के ऊपर ऐसे दिखा रहा हूं, इस डॉट का मतलब है कि इसके बाहर वाले कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। जो भर चुके हैं उनको नहीं लिया मैंने, इनकी बात नहीं की, जो सिर्फ खाली है, मतलब जो सिर्फ एक है उसकी बात की है। उसी प्रकार क्लोरीन के जो भर चुके हैं उनको नहीं देखना, जो बाहर पड़े हैं उनको देखना है। तो मान लीजिए यहाँ क्लोरीन आ गया, क्लोरीन के मैं दिखा रहा हूँ यहाँ क्रॉस से, क्लोरीन के दिखा रहा हूँ क्रॉस से, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इसके 7 हैं, टोटल 7 हैं। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा इसके पास, और इसके ऊपर आ जाएगा, सोडियम के ऊपर आ जाएगा प्लस का, और क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 8 हो चुके हैं वैसे तो इसके, लेकिन इसके ऊपर होगा माइनस का, और इस प्रकार से आपका क्या बनता है, NaCl बनता है, ठीक है। और इनको बोला जाता है आयन। तो हमें आयन निकालने होते हैं, बहुत सारे ऐसे आपको दिए जाते हैं जिनमें आयनों को पता करना होता है। जैसे NaCl में अगर हम बात करें कि बताइए ऋणायन कौन है, धनायन कौन है, तो हम 1 मिनट में बता देंगे कि सोडियम जो है वो क्या है, हमारा मेटल है, धातु है। धातु इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे तो आवेश खुद पर आएगा, यानी प्लस का आएगा। तो यानी सोडियम के ऊपर होगा प्लस का आवेश और क्लोरीन के ऊपर होगा माइनस का आवेश, क्योंकि क्लोरीन आपकी अधातु है, सोडियम आपका धातु है। कुछ समझ में आया। अब हम अगर बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, जैसे MgCl2। अब ये देखिए कैसे होता है, मैग्नीशियम जो है हमारा, इसका जो है परमाणु संख्या इसकी होती है 12,
कितने होते हैं 12। तो यानी पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरिए। पहले वाले में भरे जाएंगे 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 2। 2 और 8 10 और 2 12। और जो क्लोरीन है उसका आप पता ही कर चुके हैं, लेकिन क्लोरीन 2 है। अब इसका मतलब देखिए क्या है, यानी KLM, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 2। ये मैग्नीशियम के लिए लिख रखा है मैंने। तो यानी इसमें 2 हैं और करने कितने हैं इसको 8, यानी प्लस 6 चाहिए। लेकिन ये 6 तो ले नहीं सकता एक साथ इतने सारे इलेक्ट्रॉन को लेना। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर एक प्लस का साइन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर 2 आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर 3 आ जाता है। तो यानी कि मैग्नीशियम जो है इसके ऊपर आवेश होता है 2 पॉजिटिव, यानी कि +2 का आवेश होता है। और क्लोरीन के ऊपर कितना होता है, -1 का आवेश होता है। और 2 हैं तो यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गई। तो इसका मतलब समझिए क्या है, इसका मतलब ये है, अगर हम इसको देखें कि मैग्नीशियम के पास थे 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 ले लिए। एक क्लोरीन यहाँ था, एक क्लोरीन यहाँ था, इसके ऊपर भी 7, क्योंकि हर एक क्लोरीन के पास 7 होते हैं लास्ट वाले में सिर्फ, इसके ऊपर भी 7। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका, ये ले लेगा, ये वाला क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ आ जाएगा, ये ले लेगा। मैग्नीशियम के दोनों जा चुके हैं, तो मैग्नीशियम के ऊपर आवेश आ जाएगा 2 पॉजिटिव का। क्लोरीन इसने भी एक ले लिया है, इसने भी एक ले लिया है, तो Cl2 के ऊपर चार्ज आ जाएगा आपका, 2 क्लोरीन है तो इनके ऊपर आ जाएगा 2 माइनस का, और ये हो जाएगा आपका वो जो है बॉन्ड बन जाएगा, और इनको बोला जाता है आयन। तो अगर मैं बात करूं MgCl2 में, तो बताइए मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन कौन से आयन है। तो आप कहोगे कि सर मैग्नीशियम जो है वो हमारी क्या है, एक धातु है, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है। और कितने इलेक्ट्रॉन त्यागती है, 2, क्योंकि वो तब तक बता नहीं सकते जब तक हमें उसकी परमाणु संख्या का ना पता हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, परमाणु संख्या याद कीजिए। परमाणु संख्या याद करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही आप समझ पाओगे कि इलेक्ट्रॉन कोई लेगा या त्याग सकता है, और त्याग देगा तो कितने त्याग सकता है, अगर लेने की क्षमता रखता है तो कितने ले सकता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं इन आयनों के जो है कुछ भौतिक प्रकृति के बारे में, यानी इन आयनों की कुछ गुणधर्मों के बारे में। तो अगला हमारा टॉपिक है आयनों के कुछ गुणधर्म। अब उनमें क्या क्या है देखिए शाबाश। पहला जो है इनकी भौतिक प्रकृति के बारे में। किसके बारे में, भौतिक प्रकृति के बारे में, कि भौतिक प्रकृति कैसी होती है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी आपके आयन होते हैं, उन आयनों के बीच में जो आबंध बनता है, जिनसे वो जुड़े रहते हैं, उसको बोला जाता है, वो है उनका आयनिक बॉन्ड। यानी वो क्या कहलाता है, उनका आयनिक आबंध कहलाता है, आयनों की वजह से बनता है। और आयनिक बॉन्ड जो होता है, आयनों की वजह से जो बना बॉन्ड है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए जो आयन है कठोर, या हम लिख सकते हैं ठोस होते हैं, व भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब है कि उनको किसी भी चीज से क्या करके, अगर उनको किसी भी चीज से स्ट्राइक करेंगे, किसी भी चीज को अगर उनको ऊपर मारते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है टूट जाते हैं, तो उसको बोला जाता है भंगुर। तो यानी ये जो हमारे आयनिक, जो आयन से जो हमारे आयनिक जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं, यानी आयनिक यौगिक होते हैं, वो सारे के सारे हमारे कठोर यानी ठोस होते हैं और भंगुर होते हैं। और ठोस क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक आबंध बना होता है, जिसके कारण वो इतने ज्यादा ठोस होते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं इनके गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में। अब गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट।
गलनांक और क्वथनांक जो है इनका, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है, क्योंकि जितने इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने ज़्यादा ये पावरफुल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं कि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, और इसीलिए इनका जो है गलनांक भी ज़्यादा होता है और इनका क्वथनांक भी ज़्यादा होता है। तो हम लिखते हैं कि इनका गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है या बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं घुलनशीलता। यानी सोल्युबिलिटी इनकी। घुलनशीलता का मतलब सोल्युबिलिटी, यानी कि घुलते किस में है। ये जलीय विलयन में घुल जाए, यानी कि जल में घुल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे क्रोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, जो बाकी लिक्विड हैं, जो बाकी द्रव हैं, उनमें अघुलनशील होते हैं, उनमें नहीं घुलते। तो हम लिखेंगे ये जल में घुलनशील व पेट्रोल तथा केरोसिन तेल में अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, यानी उनमें ये नहीं घुलते। क्यों नहीं घुलते? क्योंकि इनके बॉन्ड को तोड़ा नहीं जा सकता, उनमें ब्रेक नहीं होते हैं। ये कहाँ पर जाकर ब्रेक होते हैं? जल में जो है इनका बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। चौथा हम बात कर सकते हैं विद्युत चालकता। क्या होगी? विद्युत चालकता के बारे में। दरअसल क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड है, कि देखिए किसी भी विद्युत चालन के लिए हमें पता है आयनों का होना जरूरी है। अगर आयन मूव करते हैं, आयन चलते हैं, तो विद्युत जो है वो उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो आयन जो है ये हम देखते हैं जब ये जलीय विलयन में घुले होते हैं, यानी कि जब इनका जलीय विलयन होता है, जब ये जल में घुले हुए हों, तब ये क्या करते हैं? विद्युत को अपने अंदर से पास आउट करने देते हैं, यानी विद्युत का जो चालन करते हैं। और दूसरा, ये जो है जब ये क्या होता है, द्रव अवस्था में होते हैं, तब भी ये विद्युत का चालन कर सकते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में कभी विद्युत का चालन नहीं करते। तो हम लिखेंगे कि जलीय विलयन व द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं व ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, विद्युत का चालन नहीं करते। यानी जब ये ठोस होंगे तो विद्युत इनके अंदर से पास आउट नहीं हो सकती, बिजली नहीं जा सकती। लेकिन जब ये जलीय विलयन में घुले हुए हों, जैसे नमक घुला हुआ है पानी के अंदर, या फिर ये क्या हो, द्रव अवस्था में हो, तब इनके अंदर से जो है बिजली पास हो सकती है, यानी तब विद्युत का चालन करते हैं। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, आयन इनके टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और आयन अगर चले गए तो आयनों का चलना, आयनों के कारण ही क्या बनती है? विद्युत बनती है। लेकिन ठोस अवस्था में ये जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ, एक ही जगह पे सेट रहते हैं, तो इस वजह से ये विद्युत का चालन नहीं करते। किस में? ठोस अवस्था में। ठीक है, तो ये था इनकी गुणधर्मों के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि धातु की प्राप्ति कैसे होती है। ठीक है, वो हम करेंगे बाकी अगले टॉपिक्स। पहले हम देखते हैं कि धातु की प्राप्ति। अब धातु की प्राप्ति से पहले हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि धातु की प्राप्ति जो है, बहुत सारी धातु की प्राप्ति हमें जो है अर्थ क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, यानी कि हमारी जमीन से, हमें भूमि प्रपट्टी से मिलते हैं।
बहुत सारे ऐसे हैं जो समुद्री जल से मिलते हैं, जैसे मैग्नीशियम का क्लोराइड, सोडियम का क्लोराइड। सोडियम और मैग्नीशियम जैसी धातुएं जो है वो हमें समुद्री जल से भी मिल जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी मेटल्स हैं, जितनी धातुएं हैं, वो सारी हमें भू प्रॉपर्टी से या प्राकृतिक रूप से यानी भू प्रॉपर्टी से मिलती हैं। तो वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उनके अंदर से मिल गई तो डायरेक्टली हमने उनको निकाल लिया और बस वो हमारी धातु मिल गई हमें। उनको निकालना वो भी एक प्रोसेस होती है, क्योंकि वो जो है वो किसी चीज़ के मिक्सचर के कंपाउंड के रूप में होती है, यानी उनके यौगिक मतलब यौगिकों के रूप में होती है, वो प्योर कभी भी नहीं होती। जैसे आपको पता हो, जैसे सोडियम है, सोडियम ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा टुकड़ा होगा उसमें सारे सोडियम ही सोडियम पड़े हैं और निकाल लिया हमने मिट्टी से और हमें काम में ले लिया, ऐसा नहीं होता। वो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी ऐसी अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। जब उसको निकाला जाता है तो उसके उसके बाद क्या किया जाता है, उस अशुद्धि से अलग किया जाता है, उसको प्योर बनाया जाता है, तब जाके हम उसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो उससे पहले आपको थोड़ी सी डेफिनेशन है जो आपको देखनी होगी। सबसे पहले है खनिज किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या है कि खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज देखिए, शाबाश, खनिज क्या होते हैं। तो खनिज को हम कुछ ऐसे बताते हैं कि भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को क्या कहा जाता है, तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहा जाता है। खनिज कहा जाता है। यानी जो भू प्रॉपर्टी का मतलब है, यानी भूमि के अंदर, हमारी ज़मीन के अंदर जितने भी प्राकृतिक रूप से तत्व पड़े हैं या प्राकृतिक रूप से जितने भी हमारे यौगिक पड़े हैं, उन सभी को क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है। फिर हम दूसरा जो हमारी परिभाषा है यहाँ पर, अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क, क्योंकि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं खनिज में और अयस्क में। खनिज तो होता है जो ज़मीन के अंदर जितनी भी तत्व पड़े हैं, यौगिक पड़े हैं, उन सभी को खनिज बोला जाएगा। अयस्क किसको बोला जाएगा, जिस खनिज में धातु की मात्रा अधिक हो। किसकी, धातु की मात्रा अधिक होती है, उसे हम बोलते हैं अयस्क। तो हम लिखेंगे वे खनिज कौन से, जिनमें धातु की मात्रा अधिक होती है, धातु की मात्रा अधिक होती है, अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। और जिनको निकालना क्या हो, आसान हो, यानी उनको एक विधि के द्वारा निकाला भी जा सके, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, अयस्क बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं गैंग क्या होते हैं। गैंग, ये किन्हें कहते हैं। देखिए, जो अयस्क हमें प्राप्त होते हैं, जैसे देखिए खनिज जो है, हम भू प्रॉपर्टी से, ज़मीन से खनिज को निकालते हैं, यानी तत्वों और यौगिकों को निकालते हैं। फिर उनको जो है प्योरीफाई, मतलब कि उनमें देखा जाता है कि अगर उसमें धातु की मात्रा अधिक है तो वो अयस्क कहलाते हैं। फिर उन अयस्कों में उन धातुओं के अलावा भी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। हम लिखेंगे कि पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में इनके अलावा अशुद्धियां भी होती हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। गैंग कहा जाता है।
तो यानी अयस्कों के अलावा उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी होती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं और गैंग किसे कहते हैं। खनिज तो वो होते हैं जो ज़मीन से प्राप्त होते हैं, जितने तत्व यौगिक हुए। उनमें अगर धातु की मात्रा अधिक है तो अयस्क कहलाते हैं, और उनके साथ जो अशुद्धियाँ हैं उन्हें हम गैंग कहते हैं। अब इनको प्योरीफाई कैसे किया जाता है, किस प्रकार से सेपरेट किया जाता है, अलग कैसे किया जाता है, धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है, वो हम करेंगे अगले लेक्चर्स में, क्योंकि उनकी बहुत सारी विधियां हैं। अलग अलग विधियों से हम उनको अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, अलग अलग निकालते हैं। लेकिन उनमें यह भी देखा जाता है कि बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जो सिंपल ही आपको डायरेक्टली जो है भूप्रपट्टी में मिल सकती हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपने यौगिकों के साथ होती हैं, यानी कि बहुत सारी अशुद्धियों के साथ होती हैं, उनको फिर अलग करना होता है। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कम रिएक्टिव होती हैं, मतलब कम अभिक्रियाशील होती हैं, और उनको आसानी से ही निकाल लिया जाता है, प्योर कर लिया जाता है। तो ये सारे करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।